नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ ने संयुक्त रूप से मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट के नए भवन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत और मॉरिशस की विशेष मित्रता दोनों देशों के बीच घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंधों पर आधारित है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की संख्या 10 लाख से अधिक हुई। मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 64.43% हुई। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, देश कोविड-19 महामारी से सफलतापूर्वक निपट रहा है। तमिलनाडु सरकार ने राज्य में लॉकडाउन की अवधि 31 अगस्त तक बढ़ाई और यस बैंक ने लगभग 29 अरब रुपए का ऋण नहीं चुकाने के लिए अनिल धीरूभाई अंबानी समूह के मुंबई मुख्यालय को कब्जे में लिया। दोपहर समाचार में मैं निखिल कुमार, मेरी सहयोगी नईम अख्तर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अपने सहयोगी देशों के साथ भारत के संबंध आपसी विकास और विश्वास के सिद्धांतों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि भारत किसी आर्थिक लाभ को ध्यान में रखकर किसी देश के साथ संबंध नहीं बनाता। श्री मोदी ने आज मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनॉथ के साथ पोर्ट लुइस में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट के नए भवन के संयुक्त रूप से उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे। इस मौके पर दोनों देशों की न्यायपालिकाओं के वरिष्ठ सदस्य और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर कोविड-19 से कारगर तरीके से निपटने और इस द्वीप देश में महामारी पर नियंत्रण के प्रयासों के लिए वहां के निवासियों और सरकार को शुभकामनाएं दी। I congratulate the government and people of Mauritius for effective management of the COVID-19 global pandemic. I am happy that India was able to support this effort through timely supplies of medicines and sharing of experience. श्री मोदी ने मॉरिशस के साथ भारत की विशेष मित्रता का उल्लेख करते हुए कहा कि इसकी जड़ें हमारे सांस्कृतिक संबंधों के रूप में बहुत गहरे में समाई हुई हैं। We celebrate yet another landmark in the special friendship between India and Mauritius. The new Supreme Court building in Port Louis is a symbol of our cooperation and our shared values. Both India and Mauritius respect our independent judiciaries as important pillar of our democratic systems. उद्घाटन समारोह के अवसर पर अपने भाषण में श्री मोदी ने समूचे क्षेत्र की सुरक्षा और विकास की अवधारणा पर भारत की आस्था का भी उल्लेख किया, जिसे सागर के नाम से जाना जाता है। It was in Mauritius that I had first spoken about India's vision of Sagar, security and growth for all in the region. This is because Mauritius is at the heart of India's approach to the Indian Ocean region. And today, I want to add that Mauritius is also at the heart of India's approach to development partnerships. प्रधानमंत्री मोदी ने 2015 में सागर की परिकल्पना की थी। उन्होंने कहा कि विकास के बारे में भारत के लक्ष्य मानव केंद्रित हैं और वो अपने सभी साथी देशों को विकास के मार्ग पर आगे ले जाने के लिए प्रयत्नशील है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दूसरे देशों के साथ भारत के संबंधों के पीछे कोई आर्थिक बाध्यताएं नहीं हैं, बल्कि ये आपसी विकास और सम्मान की भावना पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने कई देशों को बुनियादी ढांचे संबंधी आवश्यक परियोजनाओं को पूरा करने में मदद दी है और इनमें अफगानिस्तान में संसद भवन और नाइजर में महात्मा गांधी सम्मेलन केंद्र का निर्माण, श्रीलंका के सभी 8 प्रांतों में एम्बुलेंस सेवा तथा नेपाल में आपात चिकित्सा सेवा की शुरुआत शामिल है। मॉरिशस में भारत की सहायता से बनी सुप्रीम कोर्ट की इमारत सहित हाल में शुरू की गई मेट्रो रेल और अत्याधुनिक अस्पताल परियोजना का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि ऐसी परियोजनाओं से आने वाले समय में भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग और सुदृढ़ होगा।
मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ ने सुप्रीम कोर्ट के नवनिर्मित भवन के उद्घाटन के बाद कहा कि भारत ने मॉरिशस के विकास संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमेशा मदद की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत मॉरिशस संबंधों में और मजबूती आई है और ये नए स्तर पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि मॉरिशस अपने यहां विकास परियोजनाओं को पूरा करने में प्रधानमंत्री मोदी की सहायता के लिए आभारी है। उन्होंने इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के संकल्प का भी जिक्र किया। मॉरिशस के उच्चतम न्यायालय का नया भवन भारत की ओर से 3 करोड़ अमेरिकी डॉलर की सहायता से बनाया गया है। यह मॉरिशस में भारत के सामाजिक आर्थिक पैकेज के तहत चलाई जा रही 5 परियोजनाओं में से एक है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि सरकार ने अगले 2 वर्षों में पूरे देश को ऑप्टिक फाइबर के दायरे में लाने का लक्ष्य तय किया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए कारोबार सुगम बनाने के बारे में भारतीय उद्योग परिसंघ के राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि धीरे धीरे ही सही लेकिन एकल खिड़की का लक्ष्य निश्चित रूप से हासिल किया जाएगा। उन्होंने उद्योग जगत और सरकार से साझेदार के रूप में कार्य करने का आग्रह किया। श्री गोयल ने कहा कि कर का भुगतान करने से बचने वालों की पहचान के सरकार के कार्य में उद्योग जगत को सक्रिय भूमिका निभानी होगी। वाणिज्य मंत्री ने कहा कि वे सरकारी नीतियों को सरल बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्य में उद्योग जगत के सुझावों का स्वागत है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत में कोविड-19 महामारी से स्वस्थ होने वालों की संख्या 10 लाख से अधिक हो गई है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि देश में अब तक कुल 10,20,582 लोग इलाज के बाद ठीक हुए हैं, जिनमें से 32,553 लोग पिछले 24 घंटों में स्वस्थ हुए। इसके साथ ही स्वस्थ होने की दर बढ़कर 64.43% हो गई है। कोरोना महामारी की वजह से राष्ट्रीय मृत्यु दर भी घटकर 2.20% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि एक ही दिन में कोरोना महामारी के सबसे अधिक 52,123 नए मामले सामने आए हैं, जिससे पूरे देश में अब तक कोरोना महामारी से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 15,83,792 हो गई है। इनमें से 5,28,242 रोगी ऐसे हैं जिनका उपचार किया जा रहा है। इसके अलावा 775 मौत भी हुई है, जिससे देश में अब तक कोविड-19 से मारे गए लोगों की संख्या बढ़कर 34,968 हो गई है। एक रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के साथ मिलकर कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए सघन परीक्षण, पता लगाने और उपचार की रणनीति अपनाई है। नियंत्रण की प्रभावी रणनीतियों और क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल ने ठीक होने की दर में सुधार किया है, साथ ही मृत्यु दर को भी कम किया है। ठीक होने की दर के मामले में दिल्ली 88.99% के साथ पहले स्थान पर है। लद्दाख, हरियाणा, असम और तेलंगाना बेहतर प्रदर्शन करने वाले अन्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, जहां ठीक होने की दर 74% से ऊपर है। 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां ठीक होने की दर राष्ट्रीय औसत 64.43% से बेहतर है। महाराष्ट्र में अब तक सर्वाधिक लोग ठीक हुए हैं। इसके बाद तमिलनाडु, दिल्ली और आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। 29 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत दर 2.20 से कम है। कुल सक्रिय मामलों में 69% से अधिक मामले महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश से हैं। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश कोविड-19 से प्रभावी ढंग से निपट रहा है। कोविड से स्वस्थ होने की दर में निरंतर वृद्धि और मृत्यु दर में गिरावट इस सफलता के कुछ उदाहरण हैं। कोविड-19 उन्मूलन के लिए CSIR प्रौद्योगिकियों के संग्रह का आज विमोचन करते हुए उन्होंने कहा कि देश ने पिछले 6 महीनों के दौरान कोविड-19 महामारी से सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी है। आज दुनिया में सबसे बेहतरीन रिकवरी रेट 64% से ज्यादा और सबसे कम फैटेलिटी रेट 2.2% के करीब भारत का है। एक लेबोरेटरी से शुरू की हुई यात्रा को हम 1300 से ज्यादा लेबोरेटरीज तक पहुंचा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश में अब 1,300 से अधिक प्रयोगशालाओं में कोविड-19 की जांच की जा रही है। करीब 14,000 समर्पित कोविड स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं। कोविड महामारी से निपटने के लिए 14 लाख से अधिक बिस्तरों की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व के उन 5 देशों में शामिल है जिन्होंने कोरोना वायरस को अलग करने में सफलता पाई है। बहुत कम समय में कोविड-19 से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने पर वैज्ञानिकों की भूमिका की सराहना करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश में 100 से अधिक प्रौद्योगिकी विकसित की गई हैं और लोगों के हित के लिए इन्हें विभिन्न उद्योगों को सौंप दिया गया है।
तमिलनाडु में लॉकडाउन 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। ये लॉकडाउन रविवार के दिन भी रहेगा। सभी प्रमुख प्रतिबंध जारी रहेंगे, हालांकि इनमें से कुछ मामूली छूट दी गई है। महाराष्ट्र में भी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन की अवधि 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी गई है। राज्य के मुख्य सचिव संजय कुमार द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि ये निर्णय कोरोना की रोकथाम के लिए लिया गया है। एक रिपोर्ट। राज्य द्वारा घोषित नए दिशा निर्देशों के तहत मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स को 5 अगस्त से सुबह 9 से शाम 7 बजे तक कार्य करने की अनुमति दी है। हालांकि थिएटर, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, इंडोर जिम और स्विमिंग पूल अभी भी बंद ही रहेंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र में रात का कर्फ्यू बना रहेगा। साथ ही बड़ी सार्वजनिक सभाएं आयोजित करने पर भी निर्बंध जारी रहेगा। वहीं राज्य ने गोल्फ कोर्स, आउटडोर फायरिंग रेंज, आउटडोर जिम्नास्टिक, टेनिस और आउटडोर बैडमिंटन जैसे मैदानी गैर टीम के खेलों के लिए अनुमति दी है। इन समग्र दिशा निर्देश पर मुख्यमंत्री ठाकरे ने कल कैबिनेट की साप्ताहिक बैठक में मंत्रियों को बताया कि वे मिशन बिगिन अंतर्गत राज्य के मौजूदा हालात में सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों को क्रमिक और जरूरत की प्राथमिकता को देखते हुए शुरू करना उचित समझते हैं। इस बीच सीएम ठाकरे आज कोविड-19 स्थिति का समग्र जायजा लेने पुणे पहुंचे। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। उधर त्रिपुरा में राज्यव्यापी पूर्ण लॉकडाउन 4 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री बिप्लब देब ने कहा है कि कोरोना की महामारी से निपटने के लिए 3 दिन का लॉकडाउन पर्याप्त नहीं था। उन्होंने कहा कि यदि लगातार चल रहे लॉकडाउन के बीच में व्यवधान आता है तो लॉकडाउन का कोई अर्थ नहीं रह जाता। मुख्यमंत्री ने लोगों से पारस्परिक दूरी बनाए रखने और मास्क पहनने की अपील की। राज्य में अब तक कोरोना से 21 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मध्य प्रदेश में राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम और संक्रमण की दर को समझने के लिए 3 प्रमुख शहरों इंदौर, भोपाल और उज्जैन में सीरो सर्वेक्षण कराने का फैसला किया है। राज्य में कोविड संक्रमितों की संख्या 30,134 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 917 नए मरीजों का पता चला, जबकि 4 रोगियों की मौत हो गई। राज्य में कोरोना वायरस से अब तक 844 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। गुजरात में पिछले 24 घंटों के दौरान 783 व्यक्ति कोरोना से ठीक हुए हैं। इन्हें मिलाकर राज्य में कुल 43,195 व्यक्ति कोरोना से ठीक हो चुके हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में स्वस्थ होने वालों की दर 73% से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के अनुसार राज्य में कल संक्रमण के 1,144 नए मामले सामने आए। सबसे अधिक 291 मामले सूरत में रिकॉर्ड हुए, जबकि अहमदाबाद में 152 मामले सामने आए। राज्य में कोविड-19 के कुल मामलों की संख्या अब 59,126 हो गई है। 13,535 सक्रिय मामलों में से 89 मरीजों की स्थिति गंभीर है और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। कल और 24 मरीजों की मृत्यु हो गई। इसके साथ ही राज्य में कोविड-19 से अब तक 2,396 लोग जान गंवा चुके हैं। राज्य में कुल 7,13,000 से अधिक लोगों का कोविड-19 के लिए परीक्षण किया जा चुका है, जिसमें 22,914 लोगों का परीक्षण कल एक ही दिन में किया गया। इस बीच नए मामले सामने आने के बाद अहमदाबाद नगर निगम ने 22 नए क्षेत्रों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में शामिल किया है, जबकि 14 क्षेत्रों को इस सूची से हटा दिया है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। मिजोरम में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 3 नए मामलों के साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 398 हो गई है। 17 लोग कल उपचार के बाद स्वस्थ हो गए। एक सरकारी वक्तव्य में बताया गया है कि अब तक कुल 215 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। इन संक्रमित 183 लोगों में से 139 थल सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और अर्ध सैनिक बलों से हैं, जबकि 44 असैनिक व्यक्ति हैं। राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर 54% से अधिक हो गई है। इस साल दुनिया में कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए आज करीब 1,000 जायरीन ही सऊदी अरब में हज कर रहे हैं। इनमें से 30% सऊदी अरब के निवासी हैं, जबकि बाकी 70% वहां रहने वाले विदेशी नागरिक हैं। कल 5 दिन की हज यात्रा की शुरुआत के बाद श्रद्धालुओं ने रात हज के पहले यात्रा पड़ाव मिना में बिताई। वो इस समय अराफात के मैदान में नमाज के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, जो हज की मुख्य रस्म है। इसके बाद वो शाम को मुजदलिफा के लिए रवाना होंगे। जायरीन कल सुबह मिना वापस लौटेंगे, जहां कुर्बानी और शैतान को कंकड़ मारने की रस्म पूरी की जाएगी। और आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ ने संयुक्त रूप से मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट के नए भवन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत और मॉरिशस की विशेष मित्रता दोनों देशों के बीच घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंधों पर आधारित है।
देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की संख्या 10 लाख से अधिक हुई। मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 64.43% हुई। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, देश कोविड-19 महामारी से सफलतापूर्वक निपट रहा है। तमिलनाडु सरकार ने राज्य में लॉकडाउन की अवधि 31 अगस्त तक बढ़ाई और यस बैंक ने लगभग 29 अरब रुपए का ऋण नहीं चुकाने के लिए अनिल धीरूभाई अंबानी समूह के मुंबई मुख्यालय को कब्जे में लिया। यस बैंक ने करीब 29 अरब रुपए का ऋण न चुकाने पर मुंबई के सांताक्रूज में अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के मुख्यालय रिलायंस सेंटर को कब्जे में ले लिया है। कल अखबारों में प्रकाशित विज्ञापन में बैंक ने सूचित किया है कि दक्षिण मुंबई के नागिन महल की 2 मंजिलों को भी कब्जे में लिया गया है। नागिन महल पहले इस समूह का मुख्यालय था। यस बैंक ने कहा है कि 6 मई को रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर से 28 अरब 92 करोड़ 44 लाख रुपए की देनदारी चुकाने के लिए कहा गया था। देनदारी न चुकाने पर 60 दिन के नोटिस के बाद 22 जुलाई को इस समूह की 3 परिसंपत्तियां कब्जे में ले ली गईं। यस बैंक ने आम जनता को सतर्क किया है कि इन परिसंपत्तियों के संबंध में इस समूह से कोई सौदा न किया जाए। अगर किसी ने ऐसा किया तो यस बैंक ऋण की राशि उससे वसूलेगा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के द्राबगम गांव में आज आतंकवादियों ने सेना के एक वाहन पर हमला किया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ है। आतंकवादियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने विधानसभा सत्र आयोजित करने के राज्य मंत्रिमंडल के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र 14 अगस्त से प्रस्तावित है। इससे पहले राज्यपाल ने विधानसभा सत्र बुलाने के 3 प्रस्ताव ठुकरा दिए थे। इस बीच राजस्थान उच्च न्यायालय बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई कर रहा है। बहुजन समाज पार्टी ने भी इसे राजस्थान उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। आगे की रणनीति तय करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज अपने समर्थक विधायकों के साथ बैठक की है। उधर विधानसभा सत्र को लेकर भी तैयारियां शुरू हो चुकी है। यह सत्र कई मायने में महत्वपूर्ण है क्योंकि इस सत्र में यह फैसला होना है कि सरकार के पास बहुमत है या नहीं। लेकिन इससे पहले उच्च न्यायालय बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों के बारे में फैसला सुना सकता है। वहीं उच्चतम न्यायालय से कांग्रेस के 19 बागी विधायकों के संबंध में स्पीकर की याचिका पर फैसला आना है। आने वाले दिनों में कांग्रेस के बागी विधायक भी अपना रुख स्पष्ट कर सकते हैं। कुल मिलाकर सदन में जाने से पहले अभी राज्य की राजनीति में कई मोड़ आने बाकी हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। हिमाचल प्रदेश में आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में 3 नए कैबिनेट मंत्रियों को शामिल कर इसका विस्तार किया गया। नए मंत्रियों के नाम हैं सुखराम चौधरी, राकेश पठानिया और राजिंदर गर्ग। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शिमला में राजभवन में आयोजित समारोह में नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उत्तर प्रदेश में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सभी राम भक्तों से भूमि पूजन के अवसर पर अयोध्या पहुंचने के लिए आतुर न होने का आग्रह किया है। ट्रस्ट ने भूमि पूजन का दूरदर्शन से सीधा प्रसारण घर से ही देखने का अनुरोध किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को मंदिर निर्माण के भूमि पूजन समारोह में भाग लेंगे। अमेरिका में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में 5 अगस्त को भगवान राम की छवि और अयोध्या में बनने वाले भव्य राम मंदिर के डिजाइन की 3D इमेज विशालकाय बोर्ड पर दिखाई जाएगी। अयोध्या में इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन करेंगे। आयोजकों ने इसे अपनी तरह का अनूठा और ऐतिहासिक आयोजन बताया है। अमेरिकन इंडिया पब्लिक अफेयर्स कमेटी के अध्यक्ष और जाने-माने नेता जगदीश साहनी ने बताया कि न्यूयॉर्क में इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। ये कार्यक्रम सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक चलेगा। इसमें दिखाए गए चित्रों में हिंदी और अंग्रेजी में जय श्री राम लिखा होगा। मंदिर के डिजाइन की 3D इमेज भगवान राम के चित्र और भूमि पूजन के समय रखी जाने वाली शिला के चित्र भी दिखाए जाएंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने आज बेंगलुरु में छावनी और शिवाजी नगर के बीच मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में सुरंग बनाने के काम का शिलान्यास किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस चरण में 72 किलोमीटर की यात्रा के दौरान 61 स्टेशन होंगे। फेज 2 72 किलोमीटर लंबा मेट्रो लाइन है जिसमें 13.9 किलोमीटर भूस्तर के नीचे बनाया जा रहा है। इसमें 12 अंडरग्राउंड स्टेशन होंगे और 10.37 किलोमीटर का ट्विन टनल होगा। फेज 2 की कुल लागत 30,695 करोड़ रुपए है। इससे बेंगलुरु में ट्रैवल टाइम कम होगा
और रास्तों पर वाहनों की भीड़ घटेगी। मुख्यमंत्री ने बताया है कि फेज 2 का पूरा काम 2024 तक पूर्ण होगा। उन्होंने जानकारी दी है कि सेंट्रल सिल्क बोर्ड से केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक का नया लाइन के स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार आदेशों की प्रतीक्षा की जा रही है। इसकी लागत 9,934 करोड़ रुपए बताई जा रही है। येडियुरप्पा जी ने कहा है कि बेंगलुरु में स्मार्ट सिटी कार्यक्रम के तहत 28.56 किलोमीटर लंबे 36 मार्गों को स्मार्ट बनाया जा रहा है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली में डीजल सस्ता हो गया है। दिल्ली सरकार ने डीजल पर वैट 30% से घटाकर 16.75% कर दिया है। मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया। अब दिल्ली में डीजल की कीमत 8 रुपए 36 पैसे कम होकर 73 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर हो गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वैट की दर में कटौती की घोषणा करते हुए कहा कि यह फैसला दिल्ली में अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। कोविड-19 महामारी के कारण हो रही दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने करदाताओं की सुविधा के लिए वर्ष 2018-19 की आयकर रिटर्न भरने की तारीख 30 सितंबर 2020 तक बढ़ा दी है। पहले ये 31 जुलाई 2020 थी। वित्त मंत्रालय से कल इस आशय की अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होगी। इस निर्णय से उन सभी करदाताओं को लाभ होगा जो किसी कारणवश अपनी 2018-19 की आयकर रिटर्न अब तक नहीं भर पाए हैं। उत्तराखंड में देहरादून को गढ़वाल पर्वतीय क्षेत्र से जोड़ने वाली पहली सरकारी अंतर्राज्यीय हेलीकॉप्टर सेवा कल से शुरू हो गई। इससे पर्वतीय क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। सरकारी पवन हंस लिमिटेड ने केंद्र सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़े देश का आम नागरिक के अंतर्गत देहरादून, नई टिहरी, श्रीनगर, गढ़वाल गोचर मार्ग पर उड़ान शुरू की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को स्वीकृति दे दी। इसमें जो बड़े सुधार किए गए हैं उनमें वर्ष 2035 तक उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सकल नामांकन दर को 50% के लक्ष्य तक पहुंचाना और विद्यार्थियों को अलग अलग स्तर पर पढ़ाई छोड़ने या प्रवेश लेने की सुविधा प्रदान करना भी शामिल है। नई शिक्षा नीति में किए गए अन्य प्रमुख सुधारों में शिक्षा संस्थाओं को अकादमिक, प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करना तथा सभी प्रकार की उच्च शिक्षा के लिए एक ही विनियामक बनाना भी शामिल है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्कूल से दूर रहे 2 करोड़ बच्चों को फिर से मुख्य धारा में लाएगी। इस नई नीति का उद्देश्य 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात के साथ पूर्व विद्यालय स्तर से माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है। 10+2 की व्यवस्था की जगह 5+3+3+4 का नया पाठ्यक्रम संरचना लागू किया जाएगी। बुनियादी सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों और समूहों के लिए बालक बालिका समावेशी कोष और विशेष शिक्षा क्षेत्र स्थापित किया जाएगा। एनसीईआरटी 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा विकसित करेगा। एक मानक निर्धारक निकाय के रूप में नया राष्ट्रीय आकलन केंद्र परख स्थापित की जाएगी। अध्यापक शिक्षण के लिए एक नया और व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा NCFTE 2021 तैयार किया जाएगा। इस नए शिक्षा नीति का लक्ष्य 2030 तक 100% युवा और प्रौढ़ साक्षरता की प्राप्ति करना है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नई शिक्षा नीति की लंबे अरसे से प्रतीक्षा थी। ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इससे करोड़ों लोगों के जीवन में आमूल परिवर्तन आएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति शिक्षा तक लोगों की पहुंच, क्षमता, गुणवत्ता, किफायत और जवाबदेही बढ़ाने पर आधारित है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लद्दाख के लोगों के लिए आशा की किरण बन गई है। सीमित संसाधनों के साथ करीब 6 महीने तक विश्व से अलग थलग रहने वाले लद्दाख के लोगों की आय के स्रोत अपेक्षाकृत कम है। इस क्षेत्र में लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में चुनौतियों से जूझना पड़ता है। विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम आयुष्मान भारत शुरू होने के बाद इस क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है।
और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सामान्य रूप से बादल छाए रहने और मूसलाधार वर्षा होने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। पश्चिम की बात करें तो मुंबई में सामान्य रूप से बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा, अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। दक्षिण की बात करें तो चेन्नई में तापमान 29 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे, हल्की वर्षा या बूंदाबांदी हो सकती है। पूरब की बात करें तो कोलकाता में 1 या 2 बार गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा, अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। चलें उत्तर तो जम्मू कश्मीर में जम्मू में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। यहाँ सामान्य वर्षा हो सकती है। श्रीनगर में तापमान 18 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, आंधी और गरज के साथ बारिश हो सकती है। लद्दाख में आसमान साफ रहेगा, लेकिन दोपहर बाद या शाम तक बादल घिरने का अनुमान है। तापमान 15 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। गिलगित में न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहा, अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। यहाँ आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, आंधी और गरज के साथ बारिश के आसार हैं। और मुजफ्फराबाद में सामान्य रूप से बादल छाए रहने और वर्षा की संभावना है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा, अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। समाचार कक्ष से अलका सिंह। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। उत्तर बिहार में ही 10 लाख से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में हैं। 12 जिलों के 40 लाख लोगों पर बाढ़ का असर पड़ा है। दरभंगा, गोपालगंज, सारण, समस्तीपुर और सीतामढ़ी सबसे अधिक प्रभावित हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि कोविड-19 से संक्रमित गर्भवती महिलाओं या एस्ट्रोजन युक्त गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन करने वाली या फिर हार्मोन रिप्लेसमेंट चिकित्सा की दवाएं लेने वाली महिलाओं को रक्त के थक्के जमने का खतरा बढ़ सकता है। अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार कोविड-19 से उत्पन्न होने वाली जटिलताओं में सामान्य रूप से स्वस्थ लोगों में खून के थक्के जम जाना एक प्रमुख समस्या है। अमेरिका के टफ्ट्स विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ मेडिसिन के वैज्ञानिकों के अनुसार महिलाओं के शरीर में बनने वाले एस्ट्रोजन हार्मोन से गर्भावस्था के दौरान खून के थक्के बनने की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा एस्ट्रोजन युक्त गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन करने वाली महिलाओं और हार्मोन रिप्लेसमेंट चिकित्सा करवा रही महिलाओं में भी ये शिकायत हो सकती है। एंडोक्राइनोलॉजी नाम की शोध पत्रिका में छपे शोध पत्र के अनुसार कोविड-19 पर ऐसे रोगियों में रक्त के थक्के जमने की समस्या और गंभीर रूप ले सकती है। ऐसे में इन महिलाओं को खून के थक्के हटाने वाली चिकित्सा का सहारा लेना पड़ सकता है या फिर एस्ट्रोजन वाली दवाओं का उपयोग बंद करना पड़ सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि गर्भवती महिलाओं या गर्भ निरोधक दवाओं का सेवन करने वाली अथवा हार्मोन रिप्लेसमेंट चिकित्सा करा रही महिलाओं को कोविड-19 हो जाने पर खून के थक्के जमने से रोकने वाली चिकित्सा करानी चाहिए या नहीं, इस बारे में और अनुसंधान की आवश्यकता है। उनके अनुसार इसके लिए अनुसंधानकर्ताओं और डॉक्टरों के बीच में तालमेल के साथ में अनुसंधान की आवश्यकता है। आपको बता दें कि हमारे समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। जम्मू कश्मीर में खादी ग्रामोद्योग आयोग ग्रामीण विकास की दिशा में सरकार के महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। आयोग अपनी गतिविधियों से जमीनी स्तर पर परिवर्तन को बढ़ावा दे रहा है। खादी ग्रामोद्योग आयोग ने लोगों को अपनी निर्माण इकाइयां खोलने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़े हैं। वर्ष 2019-20 के दौरान 5000 से अधिक परियोजनाओं के जरिए लगभग 23,000 नौकरियां सृजित की गईं। जम्मू कश्मीर में 106 खादी संस्थान काम कर रहे हैं। इनमें से 12 संस्थान कश्मीर के विश्व प्रसिद्ध पश्मीना शॉल के उत्पादन से जुड़े हुए हैं। जम्मू कश्मीर में बने उत्पादों का देश के अन्य राज्यों में बहुत बड़ा बाजार है। खादी ग्रामोद्योग के प्रयासों से पिछले कुछ वर्षों में ग्रामीण उद्योगों की गतिविधियों में बहुत बढ़ोतरी हुई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ ने संयुक्त रूप से मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट के नए भवन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत और मॉरिशस की विशेष मित्रता दोनों देशों के बीच घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंधों पर आधारित है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की संख्या 10 लाख से अधिक हुई। मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 64.43% हुई।
स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, देश कोविड-19 महामारी से सफलतापूर्वक निपट रहा है। तमिलनाडु सरकार ने राज्य में लॉकडाउन की अवधि 31 अगस्त तक बढ़ाई और यस बैंक ने लगभग 29 अरब रुपए का ऋण नहीं चुकाने के लिए अनिल धीरूभाई अंबानी समूह के मुंबई मुख्यालय को कब्जे में लिया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।